अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम किसी भी शीट के फॉर्मूलाज को किस तरीके से ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इनकम स्टेटमेंट है बनी हुई, सैम्पल इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इसके ऊपर कुछ फार्मूलाज भी अप्लाई किए हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस शीट में से हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है और किस सेल पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, सिर्फ डेटा मौजूद है उसके अंदर। तो पहला तरीका तो ये है कि जी मैं हर सेल के ऊपर जाके सेलेक्ट करूं और फिर मुझे ऊपर फॉर्मूला बार में नज़र आए कि जी ये इसमें डेटा है या फिर इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसका शॉर्टकट ये एक सिंबल है। इस सिंबल को अब क्या कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से यूज होता है ये। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। बट ये सिंबल जनरली जो न्यूमेरिक की 1 है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन ये होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस सिंबल को यूज करते हुए हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारी शीट में किस सेल में फॉर्मूला है और किस सेल में फॉर्मूला नहीं है। तो कंट्रोल के साथ ये जो न्यूमेरिक की 1 है इसके बराबर वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ और ये मेरे पास मैजिक हो गया और मेरे पास तमाम फार्मूलाज नज़र आ गए शीट के अंदर। तो एक तो तरीका ये है कि जी यहाँ से मैं तमाम फार्मूलाज देख सकता हूँ क्विकली कि मेरे पास किस सेल में क्या फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, और अगर मैं इस शीट को प्रिंट करूंगा तो ये विथ फार्मूलाज प्रिंट भी हो जाएगी शीट। अच्छा, मैं दोबारा कंट्रोल के साथ वो बटन प्रेस करूंगा तो फार्मूलाज मेरे पास से गायब हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका है ये कि मैं जाता हूँ फार्मूला की टैब के अंदर और यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रहा है एक बटन शो फार्मूला का। इसको मैं प्रेस करता हूँ तो वही फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और मेरे पास फार्मूलाज नज़र आने लग जाएंगे इंस्टीड ऑफ वैल्यूज सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें और आपसे डिस्कस करनी है। एक तो ये कि जी मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरे किसी सेल के अंदर जो वैल्यू है वो किस प्रीवियसली सेल के साथ कनेक्टेड है या जो मेरे सेल की वैल्यू है वो फर्दर आगे किन सेल के साथ कनेक्टेड है विथ फॉर्मूला। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने F6 को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं प्रेस करता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट, तो मुझे ये पता चल गया कि ये मेरी 120 जो वैल्यू है F6 की ये फर्दर आगे यूज हो रही है F11 सेल में। मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो पता ये चला कि जो F11 सेल की वैल्यू है वो आगे यूज हो रही है F13, देन फिर आगे F14 में। मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो उसने पूरी की पूरी उसकी कंटिन्यूटी मुझे बता दी कि जी ये वैल्यू सेल मेरे पास आगे कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से इसका कनेक्शन प्रीवियसली कहाँ-कहाँ था उसके लिए मैं ये ऊपर वाला बटन यूज़ करूँगा। तो इसने मुझे बता दिया कि जी जो आपका सेल है F6, इसमें जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली F3, F4 और F5 से आ रही है। इसको मैं फर्दर प्रेस करूँगा तो इसका पीछे कोई और फर्दर कनेक्शन नहीं है मौजूद। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी भी सेल की वैल्यू को कि वो बेसिकली कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है आगे और प्रीवियसली कहाँ यूज़ हुई थी वैल्यू। अच्छा, एक और तरीका है या एक और आप कह लें कि टूल है जिससे हम इवेल्युएट करते हैं फार्मूला को। वो बेसिकली ये बटन है, आपको नज़र आ रहा होगा इवेल्युएट फार्मूला का। ये ऑप्शन क्या करता है कि आपने किसी भी फार्मूला को सेलेक्ट कर लिया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला अगर हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से शो फार्मूला करते हैं ताकि हमें फार्मूला नज़र आ जाए और मैंने सेलेक्ट कर लिया। इतने खास कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं नहीं इसके अंदर। लेट्स से कि जी मैंने इस फार्मूला को सिलेक्ट कर लिया, मैं गया इवेल्युएट फार्मूला के ऊपर। तो अब अगर मेरे पास कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा फार्मूला लगा हुआ है और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट करना चाह रहा हूँ कि जी एक्सेल उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। और अगर लेट्स से कि जी मुझे डिज़ायर वैल्यू नहीं मिल रही उस फार्मूला को यूज़ करते हुए, तो मुझे इस ऑप्शन से पता चल जाएगा कि एक्सेल किस स्टेज पे आके गलती कर रहा है या हम फार्मूला को सही नहीं लगा रहे हैं, एक्सेल को समझा नहीं पा रहे हैं कि जी उसने क्या कैलकुलेशन करनी है।
तो लेट्स से कि जी अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूं तो सबसे पहले एक्सेल ने एक मिनट जी दोबारा चलते हैं। सबसे पहले एक्सेल ने ये देखा कि जो C10 है इसकी वैल्यू क्या है, तो जी इसकी वैल्यू है 0.06। सेकेंड स्टेज के ऊपर अगर मैं दोबारा इवेल्युएट का बटन प्रेस करता हूं तो एक्सेल ये देखेगा कि जो एवरेज है E24 से लेके F24 तक का उसकी वैल्यू क्या है। थर्ड स्टेज के ऊपर एक्सेल इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेगा। तो बेसिकली जो ये फॉर्मूला है वो 3 स्टेजेस के अंदर जाके काम कर रहा है। तो हर स्टेज के ऊपर एक्सेल उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है वो हमें पता चल गया। और जो बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं जिसका आंसर अगर सही नहीं आ रहा होता या फिर हमें डाउट होता है कि इसमें कहीं गलती हुई है तो उसको हम इस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा ये चीज़ हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की थी बट यहाँ पे हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डमी डेटा मौजूद है और हम बात कर रहे हैं किसी रेंज को नेम देने के हवाले से और उस नेम को फॉर्मूला में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये डेटा मौजूद है सारा का सारा, लाइक 450 के करीब है ये नंबर्स जो मेरे पास मौजूद हैं। इन सबको मैं एक नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ये है मेरे पास रेवेन्यू, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का। तो एक तो तरीका वही होता कि जी मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करता और देन ये फार्मूला मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाता। सेकंड तरीका ये है कि जी मैंने इसको कहा कि जी रेवेन्यू, मैंने जिस रेंज को नाम दिया है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लो। मैं उसको सिर्फ रेवेन्यू बोलूँगा, पूरी रेंज का मैं आपको नहीं बताऊँगा। ब्रैकेट क्लोज और ये मेरे पास फार्मूला अप्लाई हो गया। अच्छा इसी तरीके से मुझे अगर एवरेज निकालना है तो भी मुझे इसको पूरी रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल जो मैंने नाम दिया था इस रेंज को मैं उसको नाम बताऊंगा एक्सेल को और मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज का फार्मूला भी बड़ा क्विकली लग गया। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम आए तो वो है बेसिकली कमेंट्स के हवाले से। हम किसी भी सेल में कोई भी कमेंट दे सकते हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर हम देना चाहें तो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी इस जनवरी के सेल में मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ और ये कमेंट कौन ऐड कर रहा है, उसने ऑटोमेटिकली ऊपर नाम दे दिया कि जी नवीद अरशद ये कमेंट ऐड कर रहे हैं। और मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि जी ये इसका जो ईयर है वो है 2020। ठीक हो गया, ये कमेंट ऐड हो गया इसके अंदर। अब मेरा कर्सर जब इस सेल के ऊपर आएगा तो ये कमेंट पॉपअप हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि इस सेल में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है दी हुई। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट यहाँ पे लाइक के शो हो जाए। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया शो कमेंट्स का। ये कमेंट अब मेरे पास हाइड नहीं हो रहा है। अच्छा इस कमेंट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आगे पीछे कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जी ये कमेंट जो है वो हाइड हो जाए। दोबारा मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शंस में जाके हाइड कर दूंगा, कमेंट मेरा हाइड हो गया। ठीक है। अच्छा एक और ऑप्शन जो आपसे डिस्कस करना है कि ये तो कमेंट्स के अंदर हमने टेक्स्ट लिया है, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स के अंदर कोई पिक्चर आ जाए, जैसे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये पिक्चर कैसे आएगी कमेंट्स के अंदर? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस कमेंट को शो करवाना पड़ेगा। मैं इस कमेंट को सिलेक्ट करूंगा। जब इस कमेंट की एजिस के ऊपर जाके मैं क्लिक करूंगा राइट, तो मेरे पास इस कमेंट को फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी जिसमें मेरे पास ऑप्शन है कलर्स एंड लाइंस का। अच्छा इसमें जाके जब मैं कलर को सिलेक्ट करता हूं तो मैं चला जाता हूं मोर कलर्स के अंदर। एक मिनट जी, सॉरी, फिल इफेक्ट्स के अंदर। तो फिल इफेक्ट्स के अंदर मेरे पास ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, टेक्सचर आ रहा है, पैटर्न आ रहा है और पिक्चर भी आ रहा है। यहाँ पे जाके अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने लाइक लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कोई भी पिक्चर, तो वो पिक्चर यहाँ पे मेरे पास अपडेट हो जाएगी इस कमेंट बॉक्स के अंदर।
तो ये तो तरीका था कमेंट के अंदर, अगर हमने कोई पिक्चर अपडेट करनी है तो वो किस तरीके से की जा सकती है। दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।